Yes, everybody. Today we'll be starting up with the algebra of vectors. Before starting with the addition, subtraction and all, let's understand a very important concept, the triangle law of addition. Please write down. If two sides of a triangle represent two vectors following each other. If two sides of a triangle represent two vectors following each other, then the third side in the opposite direction represent their vector sum. Then the third side in opposite direction represent their vector sum. इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज ये मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं, ये ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है और उसी को कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन में ये वेक्टर बी है। क्वेश्चन क्या कहना है? If two sides of a triangle represent two vectors following each other मतलब वो एक ही डायरेक्शन को आगे मूव कर रहे हैं, then the third side in the opposite direction, मतलब अगर ये डायरेक्शन ऐसे और ये इधर है, अगली फॉलो ये करती तो फॉलो नहीं करेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तीसरी डायरेक्शन, then the third side represent their vector sum. अगर ये वेक्टर मेरा C है तो आप लिख पाओगे C वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर C वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो वो नेगेटिव ऑफ C कहलाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये C वेक्टर था तो ये वेक्टर माइनस C होगा। बोलो यस और नो। लेट्स सपोज यही ट्राइंगल में तीनों वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते, ये A वेक्टर होता, ये B वेक्टर होता और ये C वेक्टर होता। हाँ जी, तो डेफिनेटली ये C वेक्टर, सॉरी मैं उल्टा बना दिया, और ये होती है डायरेक्शन, ये A वेक्टर ये होता और ये B वेक्टर होता और ये क्या हो जाता? माइनस C। यस और नो? इज दैट क्लियर? डिड यू गेट माय पॉइंट? तो इसका मतलब अगर इसकी जगह मैं फिट करता माइनस C इज इक्वल टू A प्लस B और ये माइनस C इधर आके क्या बनता? प्लस C। तो A प्लस B प्लस C क्या बन जाते बेटे? जीरो बन जाता है कि नहीं बन जाता? नहीं, पॉसिबल है। इन दिस केस इट इज पॉसिबल। क्यों? इसको ऐसे समझो, मैं यहां से घर से निकला, इस जगह गया, फिर इधर गया और वापस घर आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट इट? तो वेक्टर्स में ये फंडामेंटल्स हमने सीखने हैं। तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन कहता क्या है? अब आपको याद होगा वेक्टर की पहले दिन की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज अ वेक्टर? Which has magnitude as well as direction and obeys triangle law of addition. जो triangle law of addition को obey करे उसे वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो है A वेक्टर और B वेक्टर की डायरेक्शन देखो एक दूसरे को पाथ फॉलो कर रहा है, बट C फॉलो नहीं कर रहा होता तो इधर डायरेक्शन होती, और अगर इधर डायरेक्शन होती तो वैल्यू क्या होती? क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सम जीरो होता है। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ एडिशन। अब एक छोटी सी बात समझो, ये हम पढ़ते हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन, तो ये अकेले ट्राइंगल तक सीमित नहीं है, ये किसी भी पॉलीगन तक जा सकता है। जैसे कि समझिएगा, मैंने ये आपके सामने बना दिया एक पेंटागन, ये क्या बना दिया है? पेंटागन। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है,
और ये ई की डायरेक्शन बदल दी मैंने, तो ई वेक्टर किसके बराबर होगा? है नहीं, ये अपने अंदर बनाएंगे फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। गलती से भी एबीसी जानबूझ के यहां लेके आया कि आप लोग बोलो एबीसीडी, एडिशन दो वेक्टर्स तीसरे वेक्टर को देके जाएगा, चार वेक्टर एक वेक्टर को नहीं देके जाएंगे। तो ये होगा ए बी और इसकी डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी, तो ये क्या बना मेरे पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको डायरेक्शन चेक करनी है, फिर जो मर्जी चाहे चारों का रिजल्ट दे जाए मेरे को चलेगा, पर हर बार पॉलीगन को तोड़ो और क्या क्या बनाओ? ट्राइंगल्स बनाओ। अब नोटिस करो, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर। अब ये बनेगा जो, लेट्स सपोज इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या बना? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, अब ये बना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप प्रूव कर सकते हो जो आप बोल रहे थे, पर डायरेक्टली नहीं बोलना, डायरेक्टली नहीं बोलना कि ई वेक्टर जो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। पर मैंने देखो अंदर ही तीन ट्राइंगल्स बना के उसको प्रूव किया, ऐसे चलेगा, समझ आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब लेट्स सपोज यही पेंटागन होता मेरे पास, ये ए वेक्टर होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता और ये ई होता। डायरेक्शन सारे एक दूसरे को फॉलो करते, तो बता दो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या होता? कोई शक? इज दैट क्लियर? मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहूंगा, बहुत डिटेल में फिजिक्स वाले समझ पाएंगे। आपको पता है कि कुछ कार्स होती हैं जिनकी इंजन की आवाज बहुत ज्यादा होती है, और कुछ कार चलती पता भी नहीं चलती। कारण पेट्रोल डीजल, ये हमें लेमैन्स भाषा में ऐसे ही पता है। और आजकल सीएनजी है, वो देख लो जो इस पे चल रही है लिथियम आयन पे, उसकी तो आवाज ही नहीं होती। यस और नो? क्योंकि उसके अंदर इंजन ही नहीं होता। समझ पा रहे हो? नहीं, बट बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि जो करंट है वो जितनी दूरी पे जाएगा और जितने बीच में जोड़ लगेंगे वो वेस्ट होता है। पढ़ते हैं ना ये बात? दिखता तो है नहीं कहां गया, बट वेस्ट तो होता है ना। जितने बीच में सर्किट जुड़ेंगे, एक तार मैंने यहां से अपने घर तक डाली सीधी, तो मेरे भाई एनर्जी पूरी लेके आ रही है वो, और वही बीच में 200 घर आ गए तो वो तो एनर्जी 200 घरों में डिवाइड गई। यस और नो? तो ऐसी जब ये जो चीजें वेक्टर्स के एडिशन लॉ है, अगर ये आपका कोई भी चीज क्रैंकशाफ्ट है या इंजन में कोई भी चीज चल रही है, अगर उसके अंदर हमारे पास नॉइस ना निकले, ठीक है, कंप्रेशन पूरे हों, वैल्यूज मतलब वो पूरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, पूरे पॉलीगन को क्लोज्ड सर्किट बना दें, तो हम कहेंगे कि भाई उसकी जो आवाज है, नॉइस पोल्यूशन है या उसके शॉक एब्जॉर्बर्स है, वो बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे हैं। वो कैसे? बिकॉज दे आर नॉट सेपरेटिंग। अब ये जो पार्ट आया ना ई, ये बेसिकली वो था कि जो पूरे सर्किट को बिगाड़ गया, और ये हमें हेल्प करता है वेक्टर्स के अकॉर्डिंग कि वो तीन वेक्टर्स जब भी आ जाए, two are following the same direction and third is in opposite direction, that will be helping us in finding out the sum of the two vectors represented by the third vector, and that is called triangle law of addition. Career. Yes everybody, this is utmost important question. बड़े ध्यान से समझना क्या कह रहा है। If sum of two unit vectors is a unit vector, ठीक है जी, then find the difference between them. इस चीज को समझो क्या कह रहा है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, कोई एक वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर तो ए कैप लगा दूं, और कोई वेक्टर बी है, सही है, इसका कोई सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो क्या आप लोग अगर इस पर मॉड चढ़ा दो तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ है? क्योंकि इनका मैं इसको 1 नहीं लिख सकता, ये सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स है। इज दैट क्लियर? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स है, बट सी भी अगर एक यूनिट वेक्टर है
तो उसका टोटल 1। इज दैट क्लियर? और इसको इस भाषा में भी लिखा जा सकता है a प्लस बी इज इक्वल टू, नहीं ये रहने दें, ये पार्ट रहने दें, ये पार्ट यहां तक समझ आया। अब आपको एक बात सिखा रहा हूं आज, मॉड का इलाज हमेशा स्क्वेयरिंग होता है। क्या होता है? स्क्वेयरिंग। तो अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इधर क्या बना? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a। अब a या एक चीज में मैंने डॉट प्रोडक्ट शुरू नहीं कराया, बट क्योंकि आपको कुछ नॉलेज है डॉट प्रोडक्ट की, जिनको नहीं है उनको मैं अभी बता देता हूं। आपको a प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग का मतलब है इसका स्क्वायर, अगर कोई कहे a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर करो, इसका मतलब होता है a डॉट a, और डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है a वेक्टर इंटू a वेक्टर, सॉरी प्लस a वेक्टर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, हमारे लगा के a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट क्योंकि यहां पे इसका ही स्क्वायर है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फेल हो जाता है और आता क्या है? मॉड a का स्क्वायर। यस और नो? और मॉड a का स्क्वायर अपने वेक्टर का स्क्वायर, बट यहां पे क्या आ गया? a प्लस बी का स्क्वायर। ये चीज यहां पे लिखी गई है कुछ इस फॉर्म में, अगर आप इसको समझो, क्योंकि ना अभी तक हमने इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं किया। अगर कोई कहे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर, तो आप उसे बोलते हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्या बात समझ आई सबको? अब ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर एक तरह से। अगर वो नहीं बना तो कुछ ऐसा बन गया a वेक्टर इंटू a वेक्टर, a वेक्टर का स्क्वायर, b a वेक्टर इंटू b a डॉट b, b वेक्टर इंटू a b डॉट a, एंड b वेक्टर इंटू b b मॉड स्क्वायर। क्या यहां तक समझ आया? अब आपको आज एक चीज बता दो, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, तो a डॉट b है ना, वो b डॉट a एक ही बात है। तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, ये लगाने की बजाय हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचना शुरू कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बना? a वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a कैप डॉट b कैप। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? यहां तक समझ आया? इज इक्वल टू 1। अब एक मजेदार चीज बताओ, a कैप का स्क्वायर क्या होगा? बोलो। 1, वही शक। b कैप का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। अब a डॉट b जो कहता है ना, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट b का रिजल्ट याद कर लो, इट इज ऑलवेज a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। मैं आपको आज की क्लास का मे बी लास्ट कुछ 15 मिनट या कल डॉट प्रोडक्ट ही करवाने जा रहा हूं, ठीक है जी? तो अभी के लिए आप थोड़ा समझो, इसको हम क्रैम कर रहे हैं। तो ए बी कॉस थीटा, अब ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या बना? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, और ये किसके बराबर आया? 1 के बराबर। अब ए वेक्टर का, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही है हुज मैग्नीट्यूड इज, तो ये बना 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? तो ये मेरे पास बना 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। तो कॉस थीटा क्या आया बेटा? -1/2। अब आप मेरे को ये चीज बता सकते हो कि कॉस थीटा अगर -1/2 है, अगर कॉस थीटा -1/2 है तो थीटा क्या होगा? सोचो, कॉस कहां नेगेटिव? कॉस की वैल्यू 1/2 कहां? 60 डिग्री में। यस और नो? कॉस की वैल्यू 60 डिग्री में, तो ये इधर चले जाओ, ये 60 है तो ये कितना है? 120। तो थीटा कितना है? 120 डिग्री। यस और? सही है। अब उसने मेरे से
क्वेश्चन में मांगा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दैट, वो क्या मांग रहा है मेरे से? ए माइनस बी, ए माइनस बी मांग रहा है, यस और नो? अब आप समझना इस पॉइंट, मैं इसको रेज ही कर दूं आपसे समझाने के लिए। मुझे पता है स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स को कई हैवी लग रहा होगा क्योंकि अब तक गॉड पर पढ़ा नहीं हुआ, बट समझते हैं। आओ, ए माइनस बी मांगा गया है मेरे से, यस और बोलो। कभी भी ए प्लस बी, ए माइनस बी आए, इसका मतलब वो स्क्वेयरिंग करवा रहा है आपसे धक्के से। कैसे वो समझना। मुझे पता है ए वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का कोई स्क्वायर क्या होगा, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट, यस और अंडरस्टैंडेबल, श्योर। अब इस चीज को कराने से पहले मैं एक चीज और आप सबसे बात करना चाहता हूं। अगर मेरा वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर क्या होगा? ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? बोलो जी, क्या ये बात पल्ले पड़ी? अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये देखो सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ए प्लस बी होगा। जी हाँ, इसका मतलब जो ये थीटा आया 120, वो शायद ये होगा, ए और बी के बीच में। अग्री करते हो? अब अगर ये है, मैं जो आपके सामने एक लाइन एक्सटेंड करने जा रहा हूं, ये समझो जितनी ये लाइन है इतनी ये और डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या कहलाएगा? माइनस बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर कहलाएगा कि नहीं? बोलो बेटा, क्या ये माइनस बी कहलाएगा? जितना ऊपर है वेक्टर्स, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी इधर है, अगर वो बी है तो ये क्या होगा? इसमें कोई शक? बोलो, ये माइनस बी होगा। हाँ जी, वो एक को एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं आएगा। हाँ, 120 वो एक को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो वो आएगा ना, वो आएगा 120 आएगा 60 एक को हाइड करो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फंडा याद है कि बोथ एरो शुड बी आउटवर्ड, तो ये भाई एंगल ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अगर ये ए को एक्सटेंड आगे किया तो ये एंगल 120। सही है। अब किसकी बात करनी है हमने? ए और माइनस बी वेक्टर की, तभी पैदा होगा ए माइनस बी, यस और नो? अब हमारे पास अगर ये 120 है, ध्यान से समझो, ये ए वेक्टर ही आगे गया और ये कौन है? बी वेक्टर। ये डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन इधर है, दोनों का आउटवर्ड एंगल, ये बी क्या था और ये बना माइनस बी। तो टेक्निकली मेरी बात समझना, ये वेक्टर अगर इन दोनों को फॉलो कर रहा है, ये इधर की डायरेक्शन है, इधर की डायरेक्शन, लेट्स सपोज ये कोई वेक्टर सी है, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस नेगेटिव, सीधे आ जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आया ना, वो वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर होगा? माइनस बी के होगा। अग्री करते हो? इज दैट क्लियर? इसका मतलब अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। तो इसका मतलब वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में कौन सा वेक्टर आ गया? एंगल आ गया 60 डिग्री। क्या कौन सा एंगल आ गया बीच में? तो अगर ए माइनस बी है तो यहां पे जो ए डॉट बी यूज होगा वो कौन सा एंगल होगा? 60 डिग्री। इज दैट ओके? तो ये जो माइनस साइन आया बेसिकली बी का निकला हो। देखो ना, ए वेक्टर ए है, बी वेक्टर ए है, ठीक है? ए और बी के बीच का एंगल क्या है? 120 हमने अभी निकाला है, तो ए और माइनस बी के बीच में क्या होगा? 60। अब अगर ए और बी माइनस बी के बीच में 60 है तो ये मेरी प्रॉपर्टी में क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, माइनस 2a का कैप बी का कैप, ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए बी कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ क्या आ गया? 60। इज दैट ओके? तो यहां पे बना मेरे पास 1 + 1 2, 2 - 2, ए का मॉड ए कैप का मॉड 1, ये भी 1, 2 × cos 60 का होता है
हाँ 1/2 2 - 1 1 तो a माइनस नहीं कुछ गलत कर रहा हूं सर वो इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट सर वो देन a + c - b बनेगा तो b बनेगा क्योंकि डायरेक्शन तो वही है। हाँ जी जो a minus b is equal to c आएगा। सर a minus b आएगा या वो तो c की आपने डायरेक्शन एक मिनट रुको या तो b लिखो। हाँ अगर ये वेक्टर सम ले गया तो वो माइनस में माइनस ही है। c की डायरेक्शन हम अगर a और b ही लिख रहे हैं और मैं फॉर्मूला माइनस का लगा रहा हूं माइनस दो बार ही माइनस हो गया फिर। दो बारी माइनस फिर ठीक है फिर एक चीज करते हैं इसको cos 120 ही रखो क्योंकि a और b के बीच में अगर a माइनस b का होल स्क्वायर खोलता हूं तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab पूरे का पूरा आ जाएगा एज इट इज। एक मिनट रुको cos 120 की वैल्यू क्या है -1/2 तो क्योंकि माइनस तो मैं बाहर ले जा चुका हूं तो -1/2 बनता ही ये बना 2 + 1 और ये रिजल्ट बना हमारे पास कितना 3 ये रिजल्ट हमारे पास बना 3 तो ये हमारे पास a माइनस b के स्क्वायर की वैल्यू आई है 3 तो a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई a माइनस b की वैल्यू क्या है √3। इस चीज को हम एज अ रिजल्ट भी याद करते हैं जैसे ही 1 आया था ना मेरा दिमाग रुक गया था कि नहीं भाई इसका आंसर कभी 1 नहीं होता आंसर होता है 3। एक चीज और वे में सोच सकते हैं अगर ये चीज नहीं समझनी वो चीज क्या है आपको मैंने कहा प्लीज अंडरस्टैंड इस चीज को समझना कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर ही है मैं इसी वे में आपको सारा समझ आ जाएगा ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ क्या है ये एक यूनिट वेक्टर इसकी लेंथ क्या है और ये एक यूनिट वेक्टर इसकी लेंथ क्या है अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर है क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बोलो अभी इधर पहले इधर को खत्म कर ले यार पहले बात समझ अगर ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है और ये इनकी सम है प्लीज अंडरस्टैंड ये a कैप है ये b कैप है और ये a + b कैप है तो कहना क्या चाह रहा है कि भाई अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स का सम इसके तीसरे के बराबर है तो पक्का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा नहीं समझे इसकी लेंथ कितनी है इसकी कितनी है इसकी कितनी है तीनों की लेंथ 1 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ अगर इक्विलेटरल है तो ये एंगल कितना होगा अब a और b के एंगल बीच में ये नहीं गिना जाएगा कौन सा गिना जाएगा ये तो एंगल क्या हुआ दोनों के बीच तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं अगर दो यूनिट वेक्टर्स के सम तीसरा भी यूनिट वेक्टर आ जाए मतलब तीनों की लेंथ 1 है तीनों की लेंथ 1 है तो इंटरनल एंगल क्या हो गया 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक्सटर्नल क्या हो गया 120 और a और b के बीच का एंगल ये नहीं है a और b के बीच का एंगल ये है क्योंकि ये एंगल ये एरो इधर आउटवर्ड जा रहा है ये यहां से आउटवर्ड जा रहा है तो एंगल कंसीडर ये होगा ये नहीं होगा कहानी पकड़ में आई ये इजी अप्रोच होगी ये करने की जरूरत ही नहीं सारा इज दैट क्लियर करिए शिखा बेदी जी को कोई मैसेज पहुंचा दे आपका बेटा बहुत ही फ्री है कोई बात नहीं तो रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे इस सर की तरफ से आई हुई चीज ठीक है पढ़ता है साहिब पढ़ता है ऐसी बात नहीं है क्या पढ़ता है वो बताने ठीक है चलो जी हाँ जी सर वीडियो बन रही है नहीं ये वो आती है आजकल रील्स क्लास के दौरान कुछ मोटिवेशनल टॉक्स जोश टॉक्स आओ जी नहीं भेजूंगा ये लो इसकी शादी हो रही हो मैं स्क्रीन पे ये चलवा दूं ये 16 साल की उम्र में ऑलवेज फ्री था चलो जी प्लीज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल की ही एक्सटेंशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन प्लीज राइट डाउन इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
represent vectors A and B. Represent vectors A and B. Then the diagonal passing between these two sides. Then the diagonal passing between these two sides show here vector sum. And the other diagonal represent their difference. अब ये क्या कह रहा है वो समझिएगा. ये आप सब समझ पा रहे हो कि ये एक पैरेललोग्राम है. ये एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर B है. उसने ये बोला ना, if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors, then the diagonal between them is their vector sum. इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डायगोनल है वो A प्लस बी होना चाहिए. अब इसका थोड़ा सा प्रूफ भी समझिए. अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो बताओ ये वेक्टर कौन सा होगा? B ही होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इनकी डायरेक्शन सेम. तो फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ये वेक्टर उठा के यहां रख दिया. क्या ये बात समझ आई? यस और नो? अगर ये वेक्टर B है तो ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर क्या होगा? क्या इसको सबको बात समझ आई? बोलो जी. तो यही कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कि उनके बीच का डायगोनल उसको वेक्टर सम देता है. अब अगली कहानी, ये वेक्टर B जितना ऊपर है उतना ही मैं नीचे एक वेक्टर बना दूं तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? माइनस बी कहलाएगा. यस और नो? इसकी डायरेक्शन इधर थी और इसकी इधर है, तभी तो माइनस बी हुआ. तो पक्का ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं. अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो ये फॉलो करेंगे. तो ये अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो ये क्या कहलाएगा? A प्लस माइनस बी, तो बन गया A माइनस बी. यस और नो? अब नोटिस करो, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये खुद भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है. हाँ, तो ये इसका दूसरा डायगोनल नहीं हुआ. तो ये अगर है तो ये दूसरा डायगोनल अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये क्या कहलाएगा? यही पैरेललोग्राम लॉ है कि जो उनके बीच का डायगोनल है वो उनकी वेक्टर सम है, जो दूसरा डायगोनल है वो उनका डिफरेंस ऑफ वेक्टर. क्या ये बात पहले पढ़ी? जल्दी नोट. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैं आपको पिछला एक पॉइंट पर लिखा चुका था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, कि अगर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A प्लस B का मैग्नीट्यूड और तीनों इक्वल टू 1 है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. ऐसा एक रिजल्ट और समझ लो, इफ A प्लस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A माइनस B का मैग्नीट्यूड हो जाए, देन the quadrilateral formed is a rectangle. Quadrilateral बोल दो, parallelogram formed is a rectangle. कैसे वो समझिए. अगर इसी चीज को मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, A प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, A माइनस बी मॉड का स्क्वायर. मैं पहले कहा मॉड का इलाज ही स्क्वायरिंग है. ये बना A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A डॉट बी. A डॉट बी और इधर A मॉड का स्क्वायर प्लस B मॉड का स्क्वायर माइनस 2A डॉट बी. क्या ये और ये कट गए दोनों तरफ? ये सब इधर आया तो ये क्या आया? 4A डॉट बी इज इक्वल टू 0. तो A डॉट बी 0 है. हाँ, और ये अगर याद करो जीरो वेक्टर में मैंने एक रिजल्ट दिखाया था, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे. मैंने तब भी बोला था, अभी तक डॉट प्रोडक्ट शुरू नहीं हुई, ये अगली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की आ गई. दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, और अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा? तो दिस इंप्लाइज इट्स अ रेक्टेंगल. सही है जी?
करिए नो उससे मत। अगला टाइटल लिखिए जी, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, सम और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स if a vector is equal to a1 I cap, a2 j cap and a3 k cap and b vector is equal to b1 I cap, b2 j cap and b3 k cap, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा a1 प्लस b1 I cap, a2 प्लस b2 j cap एंड a3 प्लस b3 k कैप। और अगर बेटा यहां माइनस होता तो यहां भी माइनस होता, यहां भी माइनस होता, यहां भी माइनस। इसका मतलब i कॉम्पोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, j कॉम्पोनेंट्स आपस में और k कॉम्पोनेंट्स आपस में। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं और ये मैं करवा चुका हूं आप सबको। अगर एक वेक्टर a है बेटा 3i कैप 4j कैप एंड 7k कैप और b वेक्टर है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, तो जल्दी से बताओ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा? हाँ जी बोलो, वेरी गुड, 5i कैप माइनस jk कैप एंड, और अगर कोई कहे a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा? i कैप प्लस 9j कैप प्लस k कैप। क्या ये बात समझ आई? अंडरस्टूड? करिए। यस एवरीबॉडी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है, इसको पहले मैं बिल्कुल एक ग्राफिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये एक वेक्टर a है, इसकी डायरेक्शन इधर है और मैंने इससे पैरेलल एक इससे डबल वेक्टर बना दिया, तो ये कहलाएगा 2a, मतलब उससे डबल हो गया। और अगर इससे आधा कर दिया तो हो गया हाफ हो गया। क्या कॉन्सेप्ट समझे? मैं किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन सेम रख के किसी भी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? स्केलर मल्टीप्लायर। अगर इसी डायरेक्शन में रख के उतनी ही लेंथ रख के बस डायरेक्शन बदल दूं तो ये कहलाएगा माइनस। इसका मतलब स्केलर कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है और कोई इंटीजर भी हो सकता है। कहानी समझ में आई? इसका मतलब इफ a वेक्टर इज इक्वल टू a1 I कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप, देन k टाइम्स a वेक्टर हो जाएगा k a1 I कैप, k a2 j कैप एंड k a3 k। क्या ये बात समझ आई? कि सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, और यहां लिख लेना k बिलोंग्स टू एनी, हाँ जी k बिलोंग्स टू एनी, बोलो और कहानी समझ में आ गई? इज दैट टू कांस्टेंट एक्ट करेगा, दैट्स इट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर a मेरे पास है 3i कैप 2j कैप माइनस 5k कैप, तो कोई कहे 5a निकालो तो क्या बना? 15i कैप 10j कैप माइनस 25k कैप। ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चन एक और बन जाता है। अगर a वेक्टर है 3 2 1 और b वेक्टर है 1 2 6, वो कहते हैं 5a माइनस 2b निकालो, तो 5a मतलब इसके हर कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करो? 5 से। क्वेश्चन का ये बना 15 10 एंड 5 माइनस, हाँ जी 2j 2b सॉरी, तो 2 4 एंड 12, तो ये बना मेरे पास 15 माइनस 2 13i कैप 10 माइनस 4 6j कैप 5 माइनस 12 7k कैप। और मैं आपको सबको कहूंगा ये नोटेशन स्कूल में ना यूज करना। They always find out some ways to deduct your marks. आईजे के पूरा लिखना, और मैं इस पूरे चैप्टर में यही यूज करने वाला हूँ टाइप सेव करने के लिए। करिए।